तो ऐसा है कि बोन से आने वाली बीमारियां, अभी मैं दिख रहा हूं आपको अच्छी तरह से? बोन से आने वाली बीमारियां यानी कि एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसका एक टिश्यू है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसे हमने कहा है बोन टिश्यू। अब इस बोन टिश्यू में स्पेशलाइज क्या होता है? तो बोन टिश्यू में हमने एक छोटी सी बातें आपको सारी बताई कि बोन टिश्यू में होते हैं आपके, आप बोलोगे मैं ये बार बार बताना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता, आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आए, क्योंकि जब तक ये आपके दिमाग में फिट नहीं होगा आप कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर पाओगे। समझ में आया? पहली बात ये समझिए, पहली बात ये समझिए, मैं सुधाकर मनोहर आरोलकर फ्रॉम मुंबई, न्यूरोथेरेपी वेलनेस फॉर एवर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुंबई परेल, भक्ति सुधाकर आरोलकर फाउंडे, भक्ति सुधाकर आरोलकर एजुकेशन सोसाइटी से आपको सिखा रहा हूँ डॉक्टर लाजपत राय मेहराज न्यूरोथेरेपी। यह जो न्यूरोथेरेपी है इनके जनक है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बोन चालू था, बोन के अंतर्गत हमने देखा पाया कि कुछ, अब ये समझिए अगर कोई भी चीज नहीं बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत जरूरी है। उस तरह से बोन में आपको हमने सिखाया कि 65% इनऑर्गेनिक है, 35% ऑर्गेनिक है। तो उसके जरिए हमने बताया कि तीन, अगर आप बोन ही बना नहीं पाए नॉर्मल बोन तो आप कैसे करोगे? क्योंकि बोन में बहुत सारे डीजनरेशन आते हैं। देखो, बोन में डीजनरेशन आना इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, निरंतर कौन सी प्रक्रिया चल रही है कि एक सेल मरने के बाद उसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा सेल तैयार होता है। जैसे एक सेकंड में 24 लाख 24 लैक्स आरबीसी मरण यानी कि मैच्योर होके 120 दिन होने के बाद डिस्ट्रॉय होती है, और उनकी जगह पर 100, जो 24 लाख मरे हैं उनकी उसी सेकंड में, जिस सेकंड 24, एक सेकंड में 24 लाख आरबीसी मरेंगे और उतनी ही आरबीसी हमारे बॉडी रिप्रोड्यूस करेगी। तो उसी तरह उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन जनरेशन रीजनरेशन। ठीक है, तो इनके लिए आपको ये ध्यान देना है कि हमारे बोन में गुरुजी ने सिखाया था कि डीजनरेशन ये एक बीमारी है, ये एक शब्द है डीजनरेशन, ये एसिडोसिस के कारण आता है। ठीक है, तो उसमें पहली ट्रीटमेंट क्या है आप कॉमनली सोचिए तो एसिड ट्रीटमेंट है, ये एप्रीन है। और ये याद रखिएगा जब कोई बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो गुरुजी ने कहा था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपने थाइमस नहीं देना है या थाइमस का किसी भी ट्रीटमेंट में उपयोग नहीं करना है किसी भी फॉर्मूला में। तो उसके जब जगह क्या देना है, तो उसकी जगह देना है लेफ्टोरी ट्रीटमेंट्स। तो वो काम करेगी लेफ्टोरी ट्रीटमेंट, आपके थाइमस का जो हाइपरनेस है उसको कम करेगी। उसके साथ एडीआर भी है जो हाइपरनेस कम करेगी। तो आपको अगर मैट्रिक्स और सेल, ये टिश्यू बनाने का मैंने आपको पहले ही सिखाया है कनेक्टिव टिश्यू में, उसी तरह आगे आप जाओगे तो बोन, बोन भी एक टिश्यू से ही बना है जिसको हम बोन कहते हैं, पर है तो कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले
तो आपके जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चाहिए, उसमें सबसे बढ़िया पार्ट या सबसे मुख्य पार्ट किसका है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट का। कैल्शियम और फॉस्फेट का। फॉस्फेट का काम जो है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है, जब हमारे शरीर में हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या कार्ब्स खाते हैं, कुछ मीठे चीजें खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है, बराबर है, और उसमें से ग्लूकोज तैयार कर देते हैं बॉडी, पर वो ग्लूकोज उस जगह से नहीं हिलेगा। क्या कहा मैंने? अगर मान लो ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है और ब्लड में से जाके उसका एटीपी बनाना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राई एडिनोसाइन फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। एडिनो एडिनो ट्राई ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। हाँ, एडिनो ट्राई एडिनोसाइन फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। हाँ, ट्राई फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट है, सुनिए, फॉस्फेट है उसमें, ट्राई फॉस्फेट। जब तक ग्लूकोज को, क्या कहा मैंने, जब तक किसी ग्लूकोज को फॉस्फेट बाउंड नहीं होगा वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। मैंने आपको पहले ही जब ब्लड सिखाया था, ब्लड में मैंने प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन बताया था कि जब तक एल्ब्यूमिन, हमारे सारे, क्या नेट नेट आपका आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है, जी आ रहा है। चालू है ना? हाँ, मेरा नेट रिंग कर रहा है इसलिए मैं सोचा। तो ये जो नेट अपना, सॉरी, ये जो जा रहा है, क्या जा रहा है? एल्बुमिन से बोल रहे थे आप। हाँ, तो ब्लड के प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन है, ब्लड के प्लाज्मा में ग्लोबुलिन है, जो हिम से मिलके हीमोग्लोबिन बनता है। तो प्रोटीन का एक कार्य है ट्रांसपोर्ट के लिए, करियर के लिए काम करना। उसी तरह जब तक फॉस्फेट किससे बाउंड नहीं होता? ग्लूकोज से, तब तक वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता या यहां से वहां जा नहीं सकता। समझ में आपको? अभी हम यहाँ देखेंगे, जैसे ही बोन बनने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? कौन से सेल? तो ये है बोन के ट्रोपोब्लास्ट के ट्रोपोब्लास्ट सिस्टम के अंतर्गत ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, अगर बोन डीजेनरेशन हो रहा है तो गुरुजी ने, कौन कुछ कर रहा है क्या इसमें? अगर बोन डीजेनरेशन हो रहा है तो इस डीजेनरेशन में हमने क्या कहा था कि जब तक आपका ऑस्टियोब्लास्ट अगर बोन फॉर्म करना रुका देगा तो क्या होगा? डीजेनरेशन ऑफ बोन। तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बना के रखी है। 1 थायराइड पी 9 सेकेंड, वहां कहा जाता है रीजनरेशन ट्रीटमेंट, या कोई बोलता है डीजनरेशन ट्रीटमेंट, यानी कि डीजनरेशन होने के बाद उस ट्रीटमेंट को देना है, या डीजनरेशन हुआ है उसका रीजनरेशन करने के लिए वो ट्रीटमेंट देना है। मगर उससे भी बढ़िया गुरुजी ने लिखा था कि अगर आप बोन स्पेशली बनाना चाहते हो तो 6 मेडुला 4 थायराइड पी, 4 थायराइड पी बनाना है तो ये बन जाएगा। आगे चल के हम देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बनाने के लिए आपको अभी जो बताया मैंने वो ट्रीटमेंट आवश्यक है। मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, अभी बहुत समय हो गया कि बार बार वही रिपीट, समय बचाना है। तो ऑस्टियोक्लास्ट के लिए गुरु जी ने बताया था, देखो ये ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोक्लास्ट के लिए गुरु जी ने बताया था 4 प्यारा। क्या बताया था? 4 प्यारा। 4 प्यारा क्या है? कोई बताएगा 4 प्यारा से क्या बनाते हैं हम लोग? पैराथायराइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, पैराथॉर्मोन हार्मोन और ओस्टियोक्लास्ट। कैल्सिटोनिन। हमें यहाँ क्या चाहिए? कैल्सिटोनिन। देखो, हमारा एक ही सेल बहुत सारे कार्य करता है, मैंने आपको सिखाया, एक ही सेल बहुत सारे कार्य करता है, मगर कुछ सेल स्पेशल है जो
कनेक्टिव टिश्यू में है वो कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेंगे। जो सेल, ध्यान दीजिए, जो सेल हमारे स्किन में है, स्किन में कहां पर है, एपिडर्मी में है, वो कौन है, कौन से सेल है, तो स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। मगर वो सिंपल सेल नहीं है, स्टेडिफाई है, एक के ऊपर एक लेयर आना, यानी कि उनका जो भी है ये हर एक चीज निर्धारित है। मानो कि इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सिविल काम करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर का काम करेगा, समझ में आया। ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार्स और इनसे जुड़े जो कुछ फंक्शन है उसके लिए काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए जो काम है वो करेगा। उसी तरह शरीर में हमारे अलग अलग सेल निर्धारित है, मगर इस पे नियंत्रण जो है वो डीएनए का है, ठीक है। जो नियंत्रण है पूरा वो डीएनए का है, और वो डीएनए उस सेल में उसी टाइम में एक्टिव है। तो अगर आप इनको अनदेखा करोगे तो आप बोन फिर से रीजनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये दो ट्रीटमेंट आपने ध्यान रखना है। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, याद है, कि पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि बोन बनाने में थायराइड का पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। पैराथायरॉयड का पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ये एक्सेस हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की बीमारी है। उसकी भी ट्रीटमेंट मैंने बता दी थी, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको याद रखने में हर बार एक ही चीज नहीं सिखाऊंगा, आगे चलना है। तो उस टाइम हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका पैराथॉर्मोन ज्यादा बनता है और कैल्सिटोनिन से। अभी हमको चाहिए बोन बनाना है। अच्छा, बोन बनाना ही बात सही हो गई, बोन हमारे अच्छे हैं, नॉर्मल है, सब फंक्शन ठीक है, तो विटामिन D3 गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से आपके पास दिए हुए हैं। तो विटामिन D3 बहुत बड़ा कार्य करता है बोन के लिए और कैल्शियम के लिए। एक मान लो कैल्शियम निकाल लो बॉडी में से तो आप बचेंगे नहीं। क्या कहा मैंने, कैल्शियम हार्ट पंप के लिए भी चाहिए, ध्यान दीजिए, कैल्शियम एवरी मसल्स के एक्टिविटी के लिए भी चाहिए, कैल्शियम एवरी मसल्स के एक्टिविटी के लिए चाहिए। कैल्शियम आपके ब्लड में अगर लेवल लो हो गया बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलके आपका बोन बना है। तो आप पहले ध्यान दीजिए, ये जो भी बीमारी आते हैं ये दोनों की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारी बीमारी आती है बोन से रिलेटेड। तो हमें इनका उनका डाइट पे ध्यान देना है जो पेशेंट है। दूसरी बात, आप आगे देखेंगे कि आपको ऑस्टियोफाइट्स, ये ऑस्टियोफाइट्स भी वही काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हमें बोन के लिए जो आवश्यक चाहिए वो सब मिल गया, मगर हमें अभी आगे जाके देखना है बोन की बीमारियां। उसमें हमने देखना है कि साइनोवियल, मैंने बताया था, तो साइनोवियल जॉइंट में आपका महत्वपूर्ण है क्या है, जहां जहां लुब्रिकेंट है, कौन, साइनोवियल। मैंने कहा था, मेरे को कुछ आपने आपको मैंने चित्र दिखाए थे, और चित्र में दिखाए थे कि देखो ये ऐसा है कि नी के
मैंने कहा था कि एसेंशियल फॉर डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी, हम पूरी तरह से इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे पास कौन से पेशेंट आते हैं? नी के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी एडमिट कर नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया ये? हाँ, हो गए। तो हमारे पास क्या आते हैं? ये नी के पेशेंट सारे आते हैं। तो अभी इसमें बीमारियां के नाम सुनिए आप। अरे, एक को ज्वाइन करूं फिर दूसरे के लिए जाऊं। प्रभु, सभी लोगों से निवेदन है मेरा, आप सभी से निवेदन है कि पहले 10 मिनट में ज्वाइन हो जाए। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हो। तो ये जो एक सर्कल, ये जो आप देख रहे हो चित्र इतना, इसको एक कैप्सूल कहा गया है। क्या कहा गया है? कैप्सूल। अब उसके ऊपर ये जो पटेला है, ये स्पेशल बोन है, एक दानेदार तिल के आकार के ऐसे ज्वाइंट होके स्पेशल बोन बना है। हाँ? उसको पटेला कहते हैं। बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। इसका टूटना संभव नहीं, पर इसका टूटना बहुत बड़ा, जब 100 किलो का हथौड़ा गिर जाएगा तो ये टूट जाएगा, मानो इतना मजबूत होता है। मगर जब विटामिन D3 और कैल्शियम और आप फॉस्फेट नहीं खा रहे हो तो डीजेनरेशन होना निश्चित है। ये पटेला है, यही हमको, हमारे जो लेग है इनको बाहर निकलने से बचाती है। फिर सीधा हो गया, बेंड हो गया, सीधा हो गया, बेंड हो गया। तो ये मूव करती है इसके ऊपर। ये एक उसको स्पीड ब्रेकर की तरह है कि वो भैया आपके दोनों फीमर और टिबिया बाहर ना आ जाए। मगर इस पटेला के ऊपर भी मसल्स है, मसल्स के अंदर लिगामेंट्स है, और वहां पे ही टेंडर भी है। अब देखो, एक बीमारी आएगी लिगामेंट टेयर, एक बीमारी आएगी टेंडर टेयर या टेंडराइटिस या कॉन्ड्राइटिस। तो टेंडर बोलेंगे तो आपको ये समझना है कि आपकी हड्डियों में बीमारी नहीं है। हमें ये बहुत जरूरी समझना है कि टेंडराइटिस या कॉन्ड्राइटिस, जब टेंडराइटिस है तो क्या है? टेंडराइटिस का मतलब होता है, टेंडर उसे कहते हैं जो मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। तो वो टेंडर कौन सा है? तो एक यहाँ पर टेंडर है, कॉर्डासिप टेंडर। कॉर्डासिप वहां पर ऊपर थाई में मसल्स का नाम है, इसलिए उस मसल्स को वो वहां ज्वाइंट कर देता है नी का, तो उसको नाम दिया गया कॉर्डासिप्स टेंडर। अब टेंडर नीचे भी है, देखो ये पटेला, क्योंकि ये पटेले को ज्वाइंट है। अब ये दो, एक टेंडर है और दूसरे भी है। ये याद रखिए, ये जो बाहर का बाहरी चीज है, ये नी के, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा भरा हुआ है। क्या किससे भरा है? लुब्रिकेंट फ्यूल या लुब्रिकेंट लिक्विड। लुब्रिकेंट लिक्विड क्या है वहां पर? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड अगर वहां पे कम हुआ तो डीजेनरेशन शुरू होगा आपके नी कैप्सूल में, क्योंकि पूरे के पूरे जो अंदर बोन को लगा हुआ कॉन्डाइल है और आर्टिकुलर कार्टिलेज है और मेनिस्कस है, ये इनमें से कुछ पार्ट मैंने सिखाए लास्ट टाइम में, अभी नहीं बोलूंगा, लास्ट लेक्चर में सिखाए कि कहाँ का ये ना ये अवास्कुलर है और ये वास्कुलर है, सिखाया मैंने। तो जहां जहां अवास्कुलर है उसका नरिशमेंट
और जो वास्कुलर है उसका भी नरिशमेंट ये साइनोवियल फ्लूइड करते हैं। अगर साइनोवियल फ्लूइड, ध्यान दो, डिजेनरेट हुआ या इंफेक्टेड हुआ, देखो उसके कारण नी में बहुत सारी बीमारी आ सकती है। आप कम से कम 6 बीमारियां पकड़ के चलो। टेंडर का टूटना या वो फंक्शन नहीं करना, लिगामेंट टेयर 2 हो गए, तीसरा कॉन्ड्राइटिस, उधर सूजन आई है, नी स्वेलिंग, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब स्वेलिंग आई है, अभी तक वो टूटा नहीं है, तो वो कहाँ पे स्वेलिंग आई है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर, कैंसर का नाम मत लो, इज अ रेयर पर्सन, पर ट्यूबरकुलोसिस में भी पॉसिबिलिटी है कि होती है, या कोई हेरिडिटरी है, वंश परंपरागत बीमारी है, या कोई एक्सीडेंट होने के कारण है। एक प्रॉब्लम आता है जब गुरुजी बोलते हैं कि कभी कभी थाइमस यूज मत करो, तो 2 बातों में यूज नहीं करना है, तो वहां पर कॉन्ड्राइटिस, बात सुनिए, कॉन्ड्राइटिस, बर्साइटिस, बर्साइटिस के लिए ट्रीटमेंट अलग है, कॉन्ड्राइटिस के लिए, कॉन्ड्राइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए गुरुजी ने इंजुरी ट्रीटमेंट कही है, और इंजुरी ट्रीटमेंट में थाइमस अच्छे से आता है। पर जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो थाइमस नहीं देना है, उसकी जगह आप क्या दोगे, उसकी जगह आप चेस्ट और राउंड एरो दोगे। राउंड एरो और चेस्ट का कॉम्बिनेशन आपको पता है, 8 चेस्ट दिया तो 20 राउंड एरो देना है, 15 चेस्ट दिया, 6 चेस्ट दिया तो 15 राउंड एरो देना है, 4 चेस्ट दिया तो 10 राउंड एरो देना है, और 2 चेस्ट दिया तो 5 राउंड एरो देना है। ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत डेप्थ कॉम्बिनेशन है गुरुजी का, इसे समझने के लिए बहुत समय लगेगा। ये इसलिए है कि जब राउंड एरो दोगे तो थाइमस हाइपो हो जाएगा, और जब थाइमस हाइपो ही होता है तब L1 से L5 देना है। क्या कहा मैंने, एडीआर भी थाइमस को हाइपो करेगा, तो ये सोच के देना है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहां पर एडीआर यूज करना है और कहां पर थाइमस यूज करना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी बाल जो पीछे है मैं नहीं देख सकता, अच्छा आईने के बगैर मैं मेरा कोई भी चीज नहीं देख सकता जब तक मेरे आंखों में जो एक्सपोज होता है, यानी कि उंगलियां, हाथ, ये मैं देख सकता हूं, मेरी पीठ नहीं देख सकता, ये याद रखिए, मेरी पीठ नहीं देख सकता। हमारा ब्रेन भी, सभी लोग बोलते हैं ब्रेन बहुत एजुकेटेड है, नहीं, ब्रेन को सिखाना पड़ता है, एक कंप्यूटर की तरह, उसमें आपको इनबिल्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वो सारी स्टोरीज, वो सारा नॉलेज, जनरल नॉलेज, साइंस नॉलेज, मैथ्स नॉलेज, सब उसमें स्टोर करना पड़ता है, फिर वो मेमोरी में उसको फिक्स करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। क्या कहा मैंने, कमांड देना पड़ता है। उसी तरह पूरा शरीर का ज्ञान ध्यान दो, पूरा शरीर का ज्ञान कब होता है, जब हम ब्रेन में उसको सेव करते हैं। अगर मैंने ऐसा लाया हाथ तो आपको मालूम नहीं था, आप दोबारा लाओगे तो डरोगे नहीं, क्योंकि आपको अभी सेव हो गया कि सुधाकर जी हमें मारेंगे नहीं, खाली हाथ ला रहे दिखाने के लिए। मगर जब कुछ अचानक आपके आंखों पे आता है, आप आंखें बंद कर देते हो और फटाफट हाथ से उसको रोकने की कोशिश करते हो, पर क्या आया ये मालूम नहीं, कैसा आया ये मालूम नहीं। समझ में आया, सेकेंड टाइम ऐसा होता है तो आप अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में वो सेव हो गया। उसी तरह मेरे पीठ पे क्या चल रहा है मेरे थाइमस को नहीं मालूम। क्या कहा मैंने, समझ में आया, जिस तरह से हमारी देश की सेना है, ठीक है, देश की सेना है, अच्छा उसके लिए देखो हमारे पास ब्लैक कमांडो है ना, ब्लैक कमांडो है, कोबरा कमांडो है, मरीन कमांडो है, पैरा कमांडो है, देखिए ट्रेनिंग है हर एक की अलग अलग।
मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग पानी के अंदर की है ना। कोबरा कमांडो जंगल के लिए है, इज अ बेस्ट। वैसे एक ट्रेनिंग है, आपको समझ में आया? अब याद रखिएगा, नेवी में कैप्टन, जिसे कैप्टन कहते हैं, वो पूरे का पूरे शिप का नव होल एंड सोल, पूरा का पूरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैप्टन। पर जब वो कैप्टन, बात सुनिए, स्थल सेना में आएगा तो कमांडो उसका, या कमांडो के ऊपर मेजर होगा, जनरल मेजर होगा, जो भी है। तो हर एक की अलग अलग अपनी स्थानबद्धता है। तो उसी तरह ये नी में एक बरसा नाम का अवयव है। बरसा क्या है? तो पानी से भरा हुआ एक फूगा है, एक सैक है। उस सैक में कौन सा पानी है? तो साइनोवियल फ्लूइड है। अच्छा, वो क्या करते हैं हमें? तो हमारे नी का लुब्रिकेंट के टाइम पे हेल्प करता है। क्या कहा? ऐसे 6 है 2 घुटने में। तो बरसा वहां पर है, वो बरसा इंफेक्शन के कारण भी स्वेलिंग हो सकता है, या मार लगने के कारण भी स्वेलिंग हो सकता है, या आपके क्रिस्टल, जो यूरेट क्रिस्टल है, मोनोयूरेट यूरिक एसिड का, उससे भी प्रभावित हो सकता है और सूजन आ सकती है। अब ये कहां से बीमारी आई? घुटनों की सबसे ज्यादा बीमारी अगर किसी को है तो वो है गठिया, और उसको हम बोलते हैं गाउट। ये गाउट बीमारी कहां से आती है? ये गाउट बीमारी आती है यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड कहां से आता है? तो यूरिक एसिड इज अ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, या वो किसका है? प्यूरिन नाम के प्रोटीन का। कौन सा? प्यूरिन प्रोटीन। हम जो खाने में प्यूरिन नाम के प्रोटीन को खाते हैं, तो ये प्यूरिन प्रोटीन है क्या? वो भी हमें आवश्यक है। प्यूरिन इज एंटी एंटीजेंस। क्या है? एंटी एंटीजेंस। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, मैंने सिखाया फ्री रेडिकल्स क्या है, अभी नहीं। उस फ्री रेडिकल्स को, उसका विनाश करने के लिए या उसको कम करने के लिए, उसका यूज करके खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत काम करता है, और ये आपको प्यूरिन में मिलते हैं। पर जिस तरह से जब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फेट, एटीपी, ये बर्न होने के बाद एनर्जी मिलती है, और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बनता है, समझ में? तो उसी तरह इस प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक बनता है, उसका बोलते हैं यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में, अगर हमारे यूरिन ने उससे बाहर नहीं निकला थ्रू यूरिन, अब ये यूरिक एसिड बॉडी से कहां से निकलता है? आपका यूरिन, द मेन way to out excrete in our body. Second is a sweat, पसीना। अब इस यूरिक एसिड के लिए अगर आपका बढ़ना, इसका मतलब एक तो आप इनटेक बहुत कर रहे हो। इनटेक बहुत करना इसका मतलब कि जो नित्य आवश्यक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ना जाने कितने कितने ऐड आते हैं, भाई यहाँ का काला धब्बा निकालना है हमें, ना, जिनको ज्ञान भी नहीं है, ना ना मैं डाइट कर रहा हूँ, और फिर वो ना जाने डाइट के लिए कीटो डाइट, फिर वो ज्यादा काकड़ी खाएंगे। काकड़ी मतलब कुकुम्बर, मराठी कभी शब्द आएंगे, मैं बहुत मराठी हूँ भैया, तो मेरे मुंह में मराठी शब्द आएंगे। तो कुकुम्बर, सबसे ज्यादा यूरिक एसिड कहाँ पर है? तो आपके, जो आप स्पिनच खाते हो, पालक कहा गया है, अगर इस पालक को आप नहीं खाओगे
उसलिए कहा जाता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है पहला ब्लॉक कर दो पालक को। अगर इस पालक आपका खाने में ज्यादा खाने में सब आ गया, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आपको मालूम होगा, प्यूरिन, लेटिस है, हा? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें है, मगर पालक लेट्यूस में बहुत सारा है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये बिना कारण याद रखिएगा, शरीर में जो आवश्यकता है, पर आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी लेने के बाद वह जहर बनेगा, पॉइजन बनेगा। तो इसी तरह आपको पता नहीं होता है, आप खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, एक समय आता है दवा भी पॉइजन बन जाती है, तो ये खाना भी पॉइजन बन जाता है, और उससे एक्सेस आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ा है तो किडनी का काम, मान लो एग्जाम्पल 400 ml 1200 ml से लेके 1500 ml तक यूरिन दिन में प्रति पर डे एक्सक्रिएट होनी चाहिए नॉर्मल पर्सन की। तो उसमें से मान लो 50 ml या 50 ml, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पर तो वो निकल नहीं पा रही है, या तो वो निकल रही है, वो फंक्शन नॉर्मल है, बस इधर का फंक्शन गलत है, डाल रहे हो ज्यादा, किसको जल्दी दुबला होना है, किसको और गोरा होना है, या टेंट निकालनी है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, एक पैशन होता है। ऑब्वियसली सुंदर होना एक अच्छी बात है, मगर सुंदर होना एक अच्छी बात है, तो सुंदरता के बहुत सारे व्याख्या है। सुंदरता आपके आचरण में होनी चाहिए, सुंदरता आपके विचार में होनी चाहिए, और शरीर में यह सुंदरता आपको ईश्वर देता है। क्या कौन देता है? ईश्वर देता है। हमारे इस विश्व के, वर्ल्ड के द बेस्ट एक डांसर था जिन्होंने एक अपना नाम छोड़ के गया, छाप छोड़ के गया, मिस्टर माइकल जैक्सन। ब्रेक डांस उन्होंने इजाद किया और दुनिया को दिया। उनके बहुत सारे फैंस होंगे, बहुत सारे, पर उन्होंने अपने आप को इतनी, वो इतने पैशन थे उसके लिए, उन्होंने अपने शरीर के अवयवों से भी कुछ छाड़छेड़ की। वो श्वेत रंग के नहीं थे, उन्होंने अपना श्वेत रंग बदल दिया शरीर का, तो उनको पेन किलर खाना पड़ती थी, और वही उनकी मौत का कारण हुआ। ऐसा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को नहीं पता, पर उनकी मौत हुई, क्योंकि पूरा आयु वो जी नहीं पाए। इज अ ग्रेट डांसर इन दिस वर्ल्ड। तो उसी तरह साइंस हमें अच्छा जीवन जीने के लिए है, वहां तक सही है, हर दुनिया का हर चीज। तो आप याद रखिए, ये यूरिक एसिड का साइड इफेक्ट होगा गठिया, गाउट, बराबर है, गाउठी अर्थराइटिस, एक बीमारी आती है इस यूरिक एसिड के कारण। तो उसके लिए गुरुजी ने बनाया है यूरिक एसिड ट्रीटमेंट। क्या? यूरिया का भी ट्रीटमेंट बनाया है, क्रेडिनाइन का भी बनाया है, अब यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट लेना है, उस दौरान किडनी क्लियर जरूर लेना है। किडनी क्लियर्स बहुत जरूरी है। ये यूरिक एसिड आपका बर्साइटिस का भी कारण है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी कारण है, कॉन्ड्राइटिस का भी कारण है, सभी का कारण ये एक है। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर, तीसरा है फॉल्टी लाइफ, चौथा है आपका खाना, जो यूरिक एसिड के द्वारा होता है। वैसे तो कॉजेज बहुत है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं,
क्योंकि वो सारे, अगर कुछ आपकी मिनरल्स या कैल्शियम या इसका विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज द मोस्ट, एकदम मोस्ट, यानी कि मोस्ट, सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण विटामिन B12 एंड विटामिन D3 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ये तो ही। फिर एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटी आती है, एक वायरल डिफॉर्मिटी आती है, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसमें आप वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे गुरुजी ने इंजुरी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया बोली है, मगर बर्साइटिस के लिए उन्होंने 30 मेडुला 6 एडीआर बहुत बढ़िया बनाया, आप यूज कर सकते हो। अब स्पर, स्पर क्या है? तो स्पर है कैल्शियम डेफिशिएंसी। एक्चुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे होगा? हड्डी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें ब्लड लेवल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी मात्रा कम होती है। तो शरीर का कैल्शियम, जो बोन का कैल्शियम है, वो बोन पे ही ऑस्टियोफाइट इस नाम से स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोफाइट इस नाम से स्टोर हो जाता है। जिसके पास भी मेरा जनवरी का PDF गया है, उसमें बहुत अच्छी तरह से सारा लिखा हुआ है। तो ऑस्टियोफाइट्स या उसी को वो जमा होके होके वो स्पर बनेंगे, उसको पॉइंट आएंगे, और वो आपके कॉन्ड्राइटिस को जन्म देंगे। वही आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होगा, क्योंकि आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उससे खराब होगा। अब मेनिस्कस की बात आ गई। मेनिस्कस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत। वो जो एक पैड का काम करता है, जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसे कहते हैं। ये एक स्पोर्ट्समैन होगा तो उसका कंप्रेस होता है। क्यों होता है? अभी दो स्पोर्ट्समैन है, एक सेटिंग स्पोर्ट्समैन का कंप्रेस नहीं होगा। क्या का? जो चेस्ट खेलते हैं या बैठ के स्पोर्ट्समैन है, नहीं होगा। विश्वनाथन, आई थिंक सो, मैं इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं देता। हमारे विश्वनाथन थे चेस के चैंपियन, आई थिंक सो, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो। हा? तो अगर बैठे बैठे आपके घुटने नहीं खराब हो सकते, उसके लिए बहुत तेजी से चलना चाहिए, जंप करना चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, क्रिकेट जैसा खेल जिसमें पूरे शरीर के पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। 1 सेकंड में दौड़ना, 1 सेकंड में रुकना है। पता है उनके बॉडी में, उनके शरीर में डोपामाइन और एड्रेनलिन, ध्यान दो, डोपामाइन एड्रेनलिन इतना ठूस के भरा होता है कि देखो इतनी स्पीड में जाते हैं बॉल के पीछे पीछे पीछे, और बराबर बाउंड्री में रुकते हैं, बैलेंस करते हैं, उसको उठाते हैं, फेंकते हैं। बराबर है, उसको पकड़ना, फेंकना, स्पीड सब। तो इस दौरान आप देखोगे कि कहीं हार्मोन चेंज तो नहीं है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको। पहला उनको सॉल्व करना पड़ेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी जो बी, हर बार बोलते हैं B27 पॉजिटिव, B27 क्या है ये? B27 पॉजिटिव का मतलब है B27 नाम का प्रोटीन मार्कर ब्लड में प्रेजेंट है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और उसका होना, इसका मतलब है कि रूमेटिज्म आर्थराइटिस बीमारी क्रिएट हो रही है या हो चुकी है या मॉडरेट है।
या अर्ली डिजेनरेट है, तो वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कभी कभी वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो आप ये ना समझो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटिज्म आर्थराइटिस में ये है तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया, नहीं। दैट इज द प्रोटीन मार्कर। ये खाली आपकी डिजीज की विषमता समझाते हैं। डिजीज बीमारियों की, रोगियों की विशेष विषमता, यानी कि कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में। आप एक सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होती है रूमेटिज्म आर्थराइटिस में, पर वो एक टेस्ट बहुत सारी बातें बताती है आपकी, टीबी है कि नहीं, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हुई है कि नहीं। आज पहली बार आपको ये जानना होगा, आपने सुना होगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में आपको मालूम पड़ेगा उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस ये बीमारी है कि नहीं, ये भी उससे डिसाइड होता है। दैट इज द डायग्नोस पॉइंट। समझ में आपको? तो आप ये ध्यान दीजिए, पहले तो पेशेंट के लिए डिसाइड कीजिए पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं, तो आप पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लोगे। दूसरा, वो तो आपको पता है कि यूडीएफ है या नहीं है ना। अगर यूडीएफ इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन न्यूरोथेरेपी, आपको यूडीएफ देना है। यूडीएफ से आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब कहाँ होगा, क्योंकि इस बीमारी में यही मेन प्रॉब्लम रहता है। बाकी इंफेक्शन है, बीमारियां है, इंफ्लेमेटरी डिजीज है, ये तो अलग है, मगर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि कैल्शियम डिफिशिएंसी, इसलिए लाइफ टाइम कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ती है। तो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब आपके इंटेस्टाइन में होगा, इसलिए ट्रीटमेंट है गैस है 6 पॉइंट। उससे बढ़िया है जो न्यू CNNS, गैस गैस ऑल 3 साइड्स, ये बीमारी, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपको देना है फिर 3 गॉल 7 लीवर मैग्नीशियम, बिना मैग्नीशियम थोड़ा काम नहीं होगा। आगे चलिए, अगर आप हाई प्रोटीन खा रहे हो, ध्यान दीजिए, ये जो यूरिक एसिड वगैरह, मगर साथ में मैग्नीशियम नहीं खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसलिए आपको मैग्नीशियम हम बॉडी में नहीं बनाते हैं, उसको यूज करने के लिए 3 गॉल 7 लीवर देना है। फिर 125 डाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। अच्छा, उसमें गुरुजी ने 3 टाइप के बनाए हुए हैं, 3 टाइप के बनाए हुए हैं। एक एसिड 125, एक एसिड कैल्शियम बनाया है, एक अल्कलाइन कैल्शियम बनाया है, और एक जीन्स चेंजिंग जीन्स ट्रीटमेंट बनाई हुई है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि वाकई में उनको अल्कलाइन कैल्शियम चाहिए या एसिड कैल्शियम की जरूरत है। जो लूज है, लूज बॉडी है, तो उनको अल्कलाइन कैल्शियम की जरूरत है, और जो स्टीफ है जैसे सीपी चाइल्ड वगैरह, तो उनको एसिड कैल्शियम की जरूरत है। गुरुजी के ट्रीटमेंट है, वेरीफाई कर लो आप, आपके पास बुक है, ठीक है। तो आगे चलिए, ये साइनोवियल फ्लूइड अगर आपके उस जॉइंट में जो लुब्रिकेंट फ्लूइड है वो नहीं रहेगा तो आपकी नी ब्लॉक हो जाएगी।
आप जब स्टेप से नीचे उतरते हो और घुटने में दर्द है, तो आपका कार्टिलेज टेयर हो रहा है, और चढ़ते वक्त दर्द है तो आपके लिगामेंट टेयर हो रही है या कमजोर है। समझ में आया? या टेंडर एंड लिगामेंट्स कमजोर है और नीचे उतरते वक्त दर्द हो रहा है घुटनों में, तो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। समझ में आया? ऊपर जा रहे हो दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नीचे आ रहे हो तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मगर दोनों के टाइम पे थोड़ी बीमारियां या डैमेज अलग अलग है। आगे चलते हैं। अब हम आएंगे शोल्डर पे, फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन है ना? तो जो फ्रोजन है, एक राइट फ्रोजन है, एक लेफ्ट है। दोनों जगह शोल्डर अपनी जगह है, पर एक राइट शोल्डर होता है, एक लेफ्ट शोल्डर है। तो राइट शोल्डर के कॉजेज अलग होंगे, लेफ्ट शोल्डर के कॉजेज अलग होंगे। लेफ्ट शोल्डर हार्ट के कारण प्रॉब्लम है, राइट शोल्डर फ्रोजन जो है वो डायबिटीज के कारण है। अच्छा, ये दोनों ही बीमारियां नहीं है, उस स्थिति में आपकी फॉल्टी लाइफस्टाइल कॉज है, या तो विटामिन D3 या फॉस्फेट कैल्शियम डेफिशिएंसी है, या वहां पर वास्कुलर प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, या उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो आपको सॉर्ट आउट करना है वो सब प्रॉब्लम्स। अब मैं यहाँ नहीं बता सकता कि वो पेशेंट सामने आपका कौन सा है, नहीं तो हमारा शुरू हो जाता है कि भाई लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर है, डायबिटीज हुआ, बाबा नहीं है बोलता है, मेरे फैमिली में नहीं है, ना मेरे माँ के पास है, ना मेरे पिता के फैमिली में, किसी के फैमिली में नहीं है, और मुझे भी नहीं है। याद रखिएगा, फ्रोजन शोल्डर ड्यू टू हार्ट, ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, एक्सीडेंटल ये एक पार्ट अलग है, एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटी अलग है। दूसरी ऐसी है कि उसके वहां भी कॉन्ड्राइटिस हो सकता है। समझ में आया? वहां भी साइनोवियल की डेफिशिएंसी आ सकती है, या उधर भी साइनोवियलाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। ये सारी बीमारियां पहले समझना जरूरी है और फिर इलाज करना है। अगर आप डायग्नोस राइट नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं ज्यादा समय आपका लेता हूं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे शरीर के अवयव क्या है और उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या लगता है। पर हमारी बड़ी उत्सुकता होती है कि नहीं नहीं, बीमारी का नाम बताओ और उसका ट्रीटमेंट बताओ, फॉर्मूला बताओ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वैसा नहीं हो सकता, कि मैंने देखा है कई थेरेपिस्ट को मेरे लाइफ में, मेरे सीनियर को भी देखा है, नहीं 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 शोल्डर है तो बस नहीं, कहीं भी किसी भी टाइप की बीमारी आ सकती है, उसकी एक दायरा है, यानी कि उसकी एक लिमिट है, और उस टिश्यू की लिमिट है, उस टिश्यू को वही बीमारी हो सकती है। क्या कहा मैंने? समझ में आपको?
अभी आप को जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट में बंद करूंगा और अगली बार आपका मस्कुलर सिस्टम चालू हो जाएगी। सवाल कीजिए, सर किसी के आपने सवाल है? जी सर। जोर से बोलिए। सर मेरा नाम शिव कुमार है और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक बार बताया था आप सुनिए, आप शिव कुमार है, कहाँ प्रैक्टिस जी करते हैं? सर दिल्ली में। हाँ बोलिए। सर मैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपने एक बार बताया था कौन सा फोर्थ सेल? थायराइड की धीरे से बोलो, कौन सा सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। हाँ फिब्रोब्लास्ट। हाँ हाँ फिब्रोब्लास्ट। जी सर, देखो प्रोनाउंसिएशन, फिब्रोब्लास्ट मेरे भी सेल्स। बात सुनिए, मेरे भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, आप भी करेक्शन कर सकते हो। आई एम नहीं वेलकम, मोस्ट नहीं, वेलकम, मैं आपके लिए थैंक्स बोलता हूँ। और मैं भी आपके, अगर किसी के प्रोनाउंसिएशन गलत है और मेरे राइट है तो मैं करेक्शन करूंगा, कोई बुरा नहीं मानना, मैं भी नहीं नहीं नहीं, कोई बुरा प्रॉब्लम नहीं मानूंगा। सर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे बोलिए। सर इसमें आपने बताया था एक बार कि फोर्थ थायराइड भी फोर्थ थायराइड देना चाहिए, यही करेक्ट है? डेफिनेटली 6 मेडुला, 4 थायराइड भी, फिब्रोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करने के लिए। पर सर मैंने एक बार आपकी सुना था, वो उसमें बोल रहे थे फोर्थ थायराइड भी फोर्थ थायराइड। 4 थायराइड भी नहीं आएगा, नहीं, वो अगर फोर्थ थायराइड डायबिटिक भी फोर्थ पेशेंट में आ थायराइड है। जाता है 4 थायराइड भी। अच्छा। अभी हमने डायबिटीज का चालू ही नहीं किया चैप्टर तो। नहीं नहीं सर, वो फोर्थ थायराइड पी और फोर्थ थायराइड बोल रहे थे आप। मेरे प्रभु, मैंने कहा भी आपने सुना नहीं, डायबिटीज में आ जाता है वो। अच्छा नेक्स्ट। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई है? सर अभी जो आपने नी पेन आपका वगैरह नाम के लिए, बताइए, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? सर अनिल भटेजा दिल्ली। अनिल बतेजा दिल्ली अनिल से, अरे भटेजा वाह दिल्ली। क्या बात है, दिल्ली अपनी है। बोलिए। सर जैसे आपने बताया अभी ये नी वगैरह के लिए यही हाँ चीजें बैक पेन में भी सारी ऑलमोस्ट मतलब होती हैं। जी नहीं, देखो याद रखिएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हाँ स्पाइनल कॉर्ड का लेना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड में है ना वर्टिब्रल डिस्क है, मैंने वो जी बताया था आपको कि ये यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल है, 7 सर्वाइकल है। 7 सर्वाइकल में पहला जो है उसको एटलास बोलते हैं, वो जो हमारी गर्दन नीचे ऊपर करता है वो एटलास है। जो एक्सिस करता है वो सेकंड वर्टिब्रा है, उसको एक्सिस बोलते हैं। अच्छा यही दो अलग है, बाकी तो सब ऐसे फोल्डिंग और ये काम करते हैं, समझ में आया? सैक्रम नहीं करता है, सैक्रम फोल्ड नहीं होता, वो बेस होता है, ट्रायंगल में बेस होता है और सैक्रम पे ऐसे ऐसे, ये सैक्रम है, देखो ये सैक्रम है ये, और इस पे ये कंडीशन में ये दिख रहा है कंडीशन आपको, इस जी कंडीशन में क्या होता है आपका, देखो जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही क्या होता है, L5। अगर ये L5 ऐसा हो गया तो वो मिसप्लेस हो गया और फिर वहां पे डैमेज होके वहां पर ऑस्टियोफाइट्स के कारण डैमेज हो सकता है, स्लिप डिस्क के कारण हो सकता है। देखो वहां 3 बड़े शब्द आते हैं, अगर लंबर में है तो लंबर, कभी कभी मैं ब्लैंक होता हूँ, लाइसिस, लाइटिस और लाइथेसिस। जब लाइथेसिस है तो आपकी बोन घिस रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसमें बल्जिंग भी होता है बैक में, अनवांटेड जी ग्रोथ। अच्छा कभी कभी हमारी डिस्क फट के डिस्क के अंदर जो मटेरियल है वो भी बाहर आता है, या डिस्क भी बाहर आती है, तो शब्द लिखा होता है हर्निया, या उसको हम हर्निएशन शब्द आ जाता है। हर्निया या हर्निशियन का सिर्फ मतलब ये मिसप्लेस हो गया, पर वो यूट्रस को प्रोलैप्स कहते हैं, उसका भी मतलब है मिसप्लेस हो गया, समझ में आया? और वहां पर कभी कभी इंजुरी होके ब्लड डिस्क से बाहर आता है या वहां पे होने वाला है, फ्रैक्चर बात अलग है, बात सुनिए, फ्रैक्चर अलग है। तो वो जो डिस्क की बात करें हम, ये डिस्क डैमेज होने के बाद बात है, उसको एक्सक्लूडिंग सब बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, पर वहां पर आप एमआरआई में देखोगे
तो यहाँ पर ये सारा लिखा आता है। और इनकी भी सारों की बीमारियां अलग, ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में अलग अलग है। क्या कहा? इट इज है तो स्वेलिंग की ट्रीटमेंट है, लाइसिस है क्योंकि सूजन के साथ में दर्द है, रेडनेस है, कुछ इन्फेक्शन है, लाइथिस है और लाइथेसिस है। तो यहाँ भी टीबी हो सकती है, यहाँ भी कैंसर हो सकता है, यहाँ भी कोई जनरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहाँ भी एक्सीडेंटली, वो जो एक्सीडेंटली डिफॉर्मिटी बोलते हैं वो हो सकता है, या कोई जम मार रहा है, ये कर रहा है, उठ पटांग कुछ चीजें कर रहा है, कोई अच्छा ट्रेनर नहीं उसको, और जिम में जाके कैसे भी वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो भी बैक पेन आएगा। दूसरा बैक पेन का एक कारण है जो बहुत आम बात है, उसको स्पैज्म कहते हैं, पर बोन को कुछ नहीं हुआ है। सुई, नीडल्स, सुई की नोक के बराबर हमारा टिश्यू डेड हो रहा है। सुई की नोक, अगर सुई पिंच करोगे आप किसी जगह पर ऐसे, तो उतना ही टिश्यू डेड हो रहा है, उसमें 2 करोड़ से ज्यादा सेल होंगे। क्या कहा मैंने? हाँ, तो वो टिश्यू डेड हो रहा है, और वो टिश्यू डेड होने के कारण वहां पे बहुत जोर का पेन आ रहा है, क्योंकि बॉडी बतानी चाह रही है, आपको इंडिकेट कर रही है, इंडिकेटर दे रही है, आपको वार्निंग दे रही है, समथिंग इज रॉन्ग देयर, कि डेड टिश्यू बन रहा है, तो उसको स्पैज्म भी बोलते हैं। तो अनिल शर्मा ट्रीटमेंट इज अ वेरी बेस्ट इन न्यूरोथेरेपी स्पैज्म के लिए। जी आगे बोलिए। सर, ये टेस्ट से ही पता चलेगा या इसका और कोई सिम्टम वगैरह है, मतलब एमआरआई स्पैज्म या? का टेस्ट नहीं पाया, स्पैज्म के लिए आपका अनुभव क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। स्पैज्म किसी में नहीं आता है, एक्सरे करो, एमआरआई करो, नॉर्मल आएगा, उसमें आएगा ही नहीं। हाँ, अगर सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है वगैरह तो एमआरआई में आएगा, मगर स्पैज्म के लिए पर्सनली डॉक्टर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो डिसाइड करता है फिजिशियन, या आप डिसाइड करोगे कि उस पेशेंट को स्पैज्म है या कुछ और है। नेक्स्ट, वो एक कैसे पता टिल्ट चलेगा बीमारी है, स्पैज्म? हम ऐसे 2 उंगलियों से चेक करते हैं, टिल्ट बीमारी है। सर, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो एमआरआई लेके आई थी, उसमें वो टेंडर, लिगामेंट टेंडर वगैरह, टियर वगैरह लिखा था उसमें। हाँ, तो लिगामेंट टेयर है ना उधर। सर, मैंने उसके अरे हिसाब से ट्रीटमेंट देता रहा तो वो ठीक नहीं हुई, हाँ, लेकिन तो कैसे होगा? जब मैंने कैसे उसको होगा? वो क्योंकि लिगामेंट टेयर है, उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। नहीं सर, मैंने उसको वो दिया, अब देना वो शुरू किया, अभी दोबारा एक्सरे कराया है, तो उसमें वो ऑस्टियोफाइटोटिस आया, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया डीकैल्सिफिकेशन का, उससे आराम आ गया। देखो, लिगामेंट टेयर एक बात अलग है, और ऑस्टियोफाइट्स या नहीं नहीं, मैं कह आजकल रहा हूँ। बोनी बम्स बोलते हैं, ये बात अलग है। यानी कि दोनों के कॉज अलग है, पेन तो दोनों में भी आएगा। जी ऑस्टियोफाइट्स वो काम करते रहे तो भी ठीक होगा, लिगामेंट अगर टेयर है तो उसको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और यही गलती होती है पेशेंट के पास से, कि वो करता है और फिर ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। तो अगर एमआरआई में लिगामेंट टेयर आया है तो पेशेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, आप केवल रेस्ट कीजिए। लिगामेंट टेयर के लिए कम से कम 3 महीना चाहिए ठीक होने के लिए। कितना महीना? 3 3 महीना। महीना। और क्रेप पेपर से, क्रेप जो टेप आती है उससे उसको बांध के रखना चाहिए उसे एक्शन में। नेक्स्ट। थैंक यू सर, हिप जॉइंट इफ्यूजन में जो साइनोवियल फ्लूइड वहां पर सर। डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पर? हेलो, हाँ, हिप बोलिए हिप ना। जॉइंट इफ्यूजन, हिप जॉइंट इफ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब है वहां पर जो लिक्विड है वो एकमलेट हुआ है या जमा हुआ है,
सूजन हुई है, हो सकता है एडिमा है या इन्फेक्शन के कारण हुआ है। आगे सर नमस्ते। इसको ठीक करने के लिए सर क्या करेंगे अपन? आप बोलिए ना, बोलिए। नेक्स्ट कौन अभी नमस्ते बोला, बोलिए। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं रीना शर्मा दिल्ली में हाँ जी, प्रैक्टिस बोलिए। करती हूँ। हाँ जी, कहाँ सर से करते हैं आप? हाँ जी, दिल्ली। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मेरे बेटा है, वो 33 साल का है। 7 साल से उसके मतलब रिएक्टिव अर्थराइटिस था। नहीं नहीं, आप और जरा, मैं नहीं, सॉरी, आप धीरे से बताइए। 33 ईयर से 33 साल से क्या हुआ है? सर 33 साल का मेरा बेटा है, हाँ तो उसे रिएक्टिव अर्थराइटिस था 7 साल पहले से। हाँ। तो अभी उसके लेफ्ट शोल्डर में जैसे तो मोबिलिटी राइटिंग कम हो रही है। आर्थराइटिस था कि हाँ जी, रिएक्टिव? कौन सा आर्थराइटिस? हाँ रिएक्टिव। हाँ, बोलिए। हाँ जी, तो लेफ्ट शोल्डर में उसके पेन हो जाती है कभी कभी। तो मोबिलिटी जैसे ऐसा लगता है कि मोबिलिटी कम हो रही है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी के जी तो है ही ट्रीटमेंट। देखो, हाँ जी। मेडुला, 11 मेडुला, हाँ, मगर आप अच्छा। पहले टूडी को निकालिए उनका। क्या हाँ जी। आपके आपके फैमिली में, आपके हाँ, मतलब उनके फादर के और आपके किसी को हार्ट प्रॉब्लम है क्या? हार्ट नहीं ब्लॉकेज का? सर, नहीं नहीं है है? सर। ठीक है। नहीं, कैल्शियम उसको, क्या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है क्या उसको? नहीं नहीं। चेक किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। उनकी हाइट कितनी है? हाइट है कितनी? 175 सेंटीमीटर। ये तो बहुत खाली बात है। 175 का मतलब 5'7", हाँ जी, 5'7" हो गया। हाँ जी, 5'7" हाइट हो गई। हाँ जी, 5 हाँ फुट जी, 7 इंच, कितनी हाइट हो गई? हाँ 170। जी। वजन कितना है? वेट 65। हाँ, तो वो तो अंडरवेट है। अच्छा। अंडरवेट है। और वो जो आ रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आता होगा। एक बार हाँ एक्सरे या MRI का एक्सरे करके देखिए क्या क्या आया है वहां पर। हाँ, रिएक्टिव आर्थराइटिस है ना? हाँ जी। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस एंजाइना ट्रीटमेंट दे दो। अंजाइना। हाँ, ठीक है सर। तो ये मतलब बीच बीच में कभी कभी उसके बहुत दर्द हो जाती है ना? समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, जैसे थोड़ी देर एक जगह में जैसे ऐसे हाथ रखते हैं, तो थोड़ी देर में उठने में भी फिर जैसे हाथ में बहुत ज्यादा पेन आ जाता है। वो तो बात सुनो, अगर आप जो बोल रहे हो उससे मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। थोड़ी देर का मतलब 1 घंटा, 2 घंटा या 10 मिनट। जैसे आधा घंटा तक एक ही उसमें और तो रखो। आधा घंटा अगर मैं भी रखूंगा तो वह नमनेस आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हम्म। नहीं होगा। हाँ कोई जी, हाँ भी जी। शरीर का अवयव आप हाँ। आधे घंटे से ज्यादा एक ही मोड में रखोगे तो हम्म। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ, तो ये हाँ जी। याद रखिएगा कि ये जो सोल है, हाँ पाँव जी। के और हाथ के पाम, ये हम्म। वेरिएबल है कि आधा हम्म। घंटा या 1 घंटा इन पे कोई प्रेशर है तो। मगर हमारा बाकी का शरीर एक ही कंडीशन में, एक ही एक्शन में, एक ही पोजीशन में आधा हाँ घंटा जी। रहे तो वहां के जो मसल्स है उन पे हम्म। प्रेशर आते हैं। और फिर इसीलिए बचपन से स्कूल में 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का ही पीरियड होता है और वहां पे इंटरवल हो जाता है। तो मूव करना हाँ होता है शरीर को। अगर हाँ जी। ये तो फॉल्टी लाइफस्टाइल हो गई। हाँ सर, वो जैसे पढ़ाई करता तो एक उसमें बैठा रहता ना, तो वो कर देता है। मेरी माँ, आप समझ नहीं हाँ। पा रहे हैं। फॉल्टी हाँ। लाइफस्टाइल यानी कि जीने का तरीका गलत है, वो हाँ सुधारो जी। तो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। अच्छा। और हाथ पैर जैसे ठंडे भी हो जाते हैं, सर्दियों में बहुत ठंडे हो जाते हैं। एक काम करो, हार्मोनल चेंज की संभावना है। हाँ। उनकी शादी हुई है? नहीं नहीं। शादी करा लो। अच्छा। हाँ, ठीक है। अभी तो हाँ फिलहाल जी। उनको ये ट्रीटमेंट दे दो। हाँ। 6 मेडुला, 6 राइट ओरी, 6 लेफ्ट ओरी। ये अच्छा। असमय ठंडा होना, असमय गर्म होना रुक जाएगा। हार्मोनल ठीक है चेंज सर। की संभावना है। टेस्ट हाँ किए जी। बगैर मेरे सामने पेशेंट नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आगे चलो।
ठीक है सर। हार्मोनल के लिए टेस्ट क्या करना है? ये अभी मेरे से मत पूछो, क्लास चालू है। ठीक है सर। उधर से, क्योंकि वो आप मेरे से लंबे हो। थैंक यू। ये ट्रीटमेंट देके देखो, ठीक हुआ तो फिर खर्चा मत कराओ। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, एक Next. क्वेश्चन है। नमस्ते सर। आपने एल्कलिन नमस्ते, 125 DCC, हाँ बोलो। 125 DCC, हाँ बोलो। इसमें एल्कलिन और एसिड 125 DCC बोला था लूज बॉडी और टाइट बॉडी के हिसाब से। तीन तो तीन चीज। तो इसमें अगर जैसे किसी की टाइट बॉडी है लेकिन बीपी लो रहता है, ज्यादा ही लो रहता है, तो उनको एसिड 125 DCC दे सकते हैं क्या? बीपी लो, जी, बीपी लो लेकिन हाँ लो बॉडी। वालों को तो बेशक दे दो यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बीपी लो वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर। और आपने 30 मेडुला 6 ADR के बारे में बोल रहे थे, लेकिन आपने एक बार ग्रुप में डाला हुआ था कि हमको कॉर्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन को एक साथ में नहीं देते करके, ग्रुप में वॉइस मैसेज आपने डाला तो था। आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक देना है। अच्छा, 30 मेडुला 5 मिनट का ब्रेक देके ADR देना है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते हो सर। गया सबका। हाँ जी बोलो। हाँ सर, मैं कौन बोल आशुतोष रहा शर्मा है? बोल रहा हूँ कानपुर से। भैया आप आशुतोष भी शर्मा अभी आप बोल रहा ज्वाइन हूँ हुए सर, हो, कानपुर से। बोलो। सर, ये पूछना था कि जो रेमोटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट में, क्या उसमें हाँ सर सीजनल इफेक्ट भी होता है उसके पेन में या स्वेलिंग में? सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या शब्द बोला आपने? सर, रेमोटाइड रिमोटेड आर्थराइटिस पेशेंट्स में, आर्थराइटिस समझ में आया, आगे जी, बोलो। उसमें क्या सीजनल इफेक्ट भी पड़ता है क्या सर उसके स्वेलिंग और पेन सीजनल में? इफेक्ट, हाँ हाँ, सीजनल इफेक्ट पड़ेगा। जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो सीजनल इफेक्ट उनमें आएगा ही आएगा, ये याद रखिएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि आरए पॉजिटिव रूमेटिज्म आर्थराइटिस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जी, बोलिए आगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा हो एक गया। सवाल कि हम यूट्रस में आर्थराइटिस बंद कर अपने, हम बोन बंद करें या आगे स्पाइन पे बोलना है? वर्टिब्रा कॉलम पे बीमारियां तो सेम ही होती है, खाली टिल ट्रीटमेंट उसमें इसमें भी नहीं है। तो हम इसको, अभी हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया, हम मसल टिश्यू में जाएंगे। सर जय हिंद। स्पाइन और कंप्लीट कर देना। हाँ, स्पाइन भी कर देना सर। आप पूछिए ना मेरे को, स्पाइन के बारे में क्या पूछना चाहते हो? कुछ ट्रीटमेंट डिटेल और मिल जाएगी सर? लंबा लोडोसिस वगैरह, स्केलोसिस है और क्राइसिस है, देखो स्कॉलियोसिस का एक अलग है। स्ट्रेटनिंग है। बात सुनो, स्कॉलियोसिस ये कंजेनिटल डिजीज होती है, ठीक है? कोई 25 साल के बाद में स्कॉलियोसिस नहीं आता। अगर फिर भी वो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण आ रहा है। एक लॉर्डोसिस लिख के आता है, अकाल वृद्धपन, तो दैट इज नॉट अ डिजीज। खाली बुढ़ापा जल्दी आ रहा है आपके स्पाइन को, तो स्पाइन जरा टेढ़ी हो रही है ज्यादा, कैफोसिस आता है। ये एस 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 की तरह हमारा स्पाइन है, वो होना ही चाहिए वैसा। आपको क्या पूछना है पूछिए तो सही ना मेरे को। लोडोसिस में उसका कर्व बिगड़ जाता जोर है से सर। बोलिए प्लीज, जोर से बोलिए, स्पीकर पे चालू है ना। लोडोसिस में उसका कर्व स्ट्रेटनिंग ऑफ आता है ना, स्ट्रेटनिंग लिखा आता है सर उसमें। क्या लॉर्डोसिस? हाँ, लॉर्डोसिस इज स्टेनोसिस, नॉट अ डिजीज। स्ट्रेटनिंग ऑफ स्टेनोसिस ऐसे कुछ लिखा आता है सर MRI में। स्टेनोसिस अलग बात है, लॉर्डोसिस अलग बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रेटनिंग लोडोसिस, है सर, ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द लोडोसिस स्पाइन, में स्पाइन लोडोसिस सीधी हो में सर जाती है। ट्रीटमेंट कैसे लेके चलेंगे और स्ट्रेटनिंग में देखो कैसे चलेंगे? लॉर्डोसिस का मतलब है, अगर ये बाक है, ये थोड़ा सीधा भी हो गया तो लॉर्डोसिस है, और ज्यादा डीप हो गया तो भी लॉर्डोसिस है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ दैट कंडीशन, मगर मोस्टली ज्यादा टेढ़ापन हो जाता है तो स्कॉलियोसिस नहीं है, और उसको भूल जाओ। स्पैज्म की ट्रीटमेंट दो, एक टिल ट्रीटमेंट दो, खत्म कर दो, कुछ नहीं है। लॉर्डोसिस शब्द आएगा तो। ठीक है सर। लॉर्डोसिस का बोल रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ जी। और स्टेनोसिस में सर? स्टेनोसिस, स्टेनोसिस वो शब्द आता है
रूट कैनल स्टेनोसिस। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, लिखा तो आता है ऐसा सर बोलो, एमआरआई में। आप स्टेनोसिस एक हार्ट में भी आता है। नहीं, स्पाइन आप की बात कर रहे हैं सर, स्पाइन, हाँ, स्पाइन तो के एमआरआई। स्पाइन में उसको बोलते हैं रूट कैनल स्टेनोसिस। आपने घर में कभी प्लास्टिक के पाइप नया लाओ और पानी मारो पेड़ पे, पौधों पे या कहीं भी, वो पाइप का फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा, जब वो पुराना होते जाता है, पुराना होते जाता है, वो कड़क हो जाता है, हार्डन हो जाता है। तो स्टेनोसिस का मतलब है हार्डन। उस कैनल हार्ड हो गया है, हार्ड होने के कारण वो थोड़ा श्रिंक हो गया है, अब उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। जैसे जी आप सर। घूमते हो, छुपते हो, तो एक कंडीशन में जाने के बाद वहां से आपके रूट गए हुए हैं। कौन से रूट? तो उसमें से आपके ब्लड सप्लाई गई हुई है, वेन गई हुई है, हाँ जी नव सर। रूट गए हुए हैं, तो वो ब्रश हो जाते हैं क्योंकि उनकी डायमीटर कैनल की कम हो जाती है। तो उसको बोलते हैं स्पाइनल, या तो कैनल स्टेनोसिस बोल देते हैं। वो अल्फा S1 में ज्यादा पेन होता है उसका, लंबर में, लंबर 1 2 3 4 5 में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। समझ में सर्वाइकल आपको? का भी आता है क्योंकि वो बहुत सर। फ्लेक्सिबल है ना, वो हम्म। फ्लेक्सिबल है, तो वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी उस कैनल की नहीं होती है, तो हार्डन हो जाता है। वही सेम थिंग एथेरोस्क्लेरोसिस में भी वही होता है कि वो हार्डन हो जाता है। तो स्टेनोसिस का मतलब है वो सूजन हो गया, वो हार्ड हो गया, उसको सॉफ्ट करना है। वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट भी हो सकता है, वहां पर आपका ऑस्टियोफाइट्स भी हो सकते हैं, जी। या मार लगने के कारण वहाँ स्वेलिंग भी है और वो फिर जाम है। मगर स्टेनोसिस इज अ हार्डन ऑफ दैट कैनल। आगे बोलिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? हाँ, इसको नॉर्मल कैसे करेंगे? इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए, इंजरी ठीक है ट्रीटमेंट सर। दीजिए, माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, कैल्शियम वहां से निकालिए। ठीक है सर, थैंक यू। आगे उसमें साथ में देखो हर बीमारी में ये देखना है कि किस मिनरल्स की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, साल्ट की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये डेफिशिएंसी है तो बीमारियां तो आएगी। तो पहला एक आप चेक करना है, मिनरल्स एंड विटामिन्स, बाइल साल्ट, इनकी कोई डेफिशिएंसी है क्या? अगर नहीं है तो ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हॅलो सर, सुनील रुपडीकर. बोला. वरती अरे तुमचे ते बाबा कसे आहेत? नाही आज ते हे काय ते ठीक आहे, नंतर बोलूया. बोला ओके. तुमचा प्रश्न. हाँ, साइनोवेल फ्लूइड हाँ इसमें वर्टिब्रा में भी होता है, हाँ, सभी जगह होता है. जितने भी जॉइंट है वर्टिब्रा में है, हमारा वो स्पाइनल फ्लूइड होता है। मगर वो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक CSF है, वो CSF नहीं नहीं. हमारे वर्टिब्रा को मूव करने के लिए काम नहीं है, हाँ, CSF ब्रेन के लिए, ओके. और वर्टिब्रा कॉलम में भी है, वर्टिब्रल. मगर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। हाँ, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. वर्टिब्रा उस स्पाइनल कॉर्ड को सिक्योरिटी देता है। जैसे हमारी ये रिब केज है, रिब केज वो जैसे हार्ट को और लंग्स को सिक्योरिटी देती है, वैसी तरह स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बताया तो उस बॉडी बीच में होल है, उसमें से गई हुई है। ओके सर. नेक्स्ट कोई है? मैं समझू बस के बोन का आगे और थोड़ा बाकी चालू रखना है, वैसा इतना कुछ है ही नहीं। मेन बेसिक था जो आपको मैंने बता दिया, बाकी हर नेक्स्ट क्लास में बीमारी देखते हैं सर, हाँ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी। सर एक छोटी चीज और पूछनी थी, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ इंजरी ट्रीटमेंट ही काम करेगा या उसमें कैल्शियम भी दे सकते हैं? देखो, फ्रैक्चर डिपेंड अपॉन फ्रैक्चर, उसकी पोजीशन क्या है, उसका बॉडी का लोकेशन क्या है। बात सुनिए, फ्रैक्चर का हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मानो हेयरलाइन फ्रैक्चर, तो जी न्यूरोथेरेपी इजीली उसको ठीक करेगी।
मगर टूट के अंदर ही 2-4 टुकड़े हुए हैं, तो उसको ऑपरेट करके उसको जगह पे रखना, उसको फ्यूज करना, ये न्यूरोथेरेपी नहीं कर सकते। नहीं, क्या कहा नॉर्मल के लिए पूछ रहा हूँ, नॉर्मल एयर फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। मैंने यही तो कहा, एयर फ्रैक्चर है तो न्यूरोथेरेपी 100% ठीक करेगी। उसके लिए ट्रीटमेंट है इंजुरी इंजुरी ट्रीटमेंट और 4 थायराइड प्लस, और उसके साथ में है हमारी 125 डाइड्रोक्सी। जी आगे सर, अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर है पेशेंट को, हाँ, हाँ, और और एयरलाइन फ्रैक्चर कहाँ पर है? नहीं, किधर भी अगर है पेशेंट नहीं, को, आप किधर पे नहीं बोल सकते, बात सुनिए। नहीं, अगर एक हेयरलाइन मिनट, फ्रैक्चर यहाँ अगर पर एक ऑस्टियो- बात सुनिए, यहाँ ग्रीन स्टोन एक ग्रीन स्टिक बोन बोलता है इधर, वो हाँ, हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो भी उसको प्लास्टर करके रखना पड़ेगा। वो मुंह करेगा तो बहुत पेन होगा। अच्छा, हाँ, हमारे हिप में अगर फ्रैक्चर होते तो उसको प्लास्टर नहीं करते, तो उसको एक बैंडेज के टाइप में करके उसके लिए बेड रिटर्न रेस्ट ही है, ओके, बेड रेस्ट नहीं, करना जरूरी है। अभी ओके, बोलिए आप। नहीं, वो अगर क्या हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो हाँ उधर हम अगर ऑस्टियोफाइट्स भी है उसके साथ पेशेंट को, हाँ तो कैसे ट्रीटमेंट ऑपरेट किया जा सकता है? हाँ ना, मैंने कहा वही ट्रीटमेंट है, इंजुरी ट्रीटमेंट के साथ में 4 थायराइड लो। हम्म, हाँ, अब उसको 125 डाइड्रोक्सी देने के बाद वो जो ऑस्टियोफाइट्स है वो निकल ही जाएंगे, ओके, पर आपका कैल्शियम शरीर में बोन में अपने ब्लड लेवल में नॉर्मल जैसे आएगा। बात सुनिए, साइमल्टेनियसली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, और उसमें जब डिफेक्ट आता है तो बोन में कैल्शियम एक्सेस डिपॉजिट होता है। पर जो ये डाइड्रोक्सी है, कोलकैल्सिफेरॉल, ये जब ब्लड में आपका कैल्शियम बढ़ता है तो वो जाके बोन में डिपॉजिट होता है, और बोन में एक्सेस होने के बाद वो क्या करता है, वहां से कैल्सिटोनिन उसको विड्रॉल करता है और वो निकालता है। कहाँ निकाल के देता है? बोन में डालता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट 3 गोल 7 लीवर 125 डाइड्रोक्सी है ही। ओके सर, ओके, और देखो, मैं खाली ये इतना ही बोल रहा हूँ, मगर उसको ये आपने ध्यान देना है कि डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, हाइपोथायराइडिज्म है क्या, इन्हें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है क्या, या कुछ और मार लगा है क्या, मार लगने के कारण है क्या, या जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, ये सारे कॉजेज है, ये सारे देखे जाते हैं, ये याद रखिए। सर ये यूरिक थ्री एसिड हाई, गोल यूरिक एसिड लेवल हाई है क्या? हाँ 3 गोल बोलिए, 7 लीवर के बाद जो डीसीजी देते हैं इसमें कितना गैप देना होता है? सॉरी फिर से बोलिए। 3 गोल 7 लीवर मैग्नीशियम के लिए जो देते हैं उसके अगर बाद डीसीजी जो देना है, गॉल 7 लीवर नहीं दिया और 125 डाइड्रोक्सी दिया आपने, तो आपका काम बराबर नहीं होगा। इसलिए उसमें गैप हमेशा कितना देते हैं सर? गैप कितना वो देते, साथ के साथ देते हैं? मैग्नीशियम के लिए देते हैं। गैप कितना देते हैं सर दोनों में? गैस हम इसलिए देते हैं ताकि गैस नहीं कैल्शियम सर, ऑब्जॉर्ब हो गैप जाए। गैप गैप कितना देते हैं? गैप गैप 1 हाँ मिनट जी, या 2 मिनट बहुत हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी न्यूरोथेरेपिस्ट हो तो ये मेरे से सवाल छोटे हैं ना पूछो, आप पूरे सीखे हुए, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस ले जाना चाहता हूँ बस। आप प्राइमरी का सवाल मत पूछो मुझसे। नेक्स्ट, बंद कर दे। सर, एक छोटा बात थी, मैं आपकी कोई क्लास मिस नहीं करना चाहता, हाँ लेकिन सर मैं आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहता, लेकिन 7 तारीख को मेरी फ्लाइट है और 7 तारीख को शुक्रवार है, 7 अगस्त। कहाँ जा रहे हो? कहीं बाहर जाना है? शादी करने जा रहे हो क्या? नहीं सर, बेटे के पास जाना है। हाँ, बाहर जाना, आउट ऑफ इंडिया, बेटे के पास। अरे बहुत अच्छा है, बढ़िया, जाके आओ ना। सर वो आपकी जो क्लास है बात ना? सुनो, 7 तारीख को हम में से कोई कोई एक, या तो अपने आर्या जी बेस्ट है, और बहुत सारे हैं जो रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रिकॉर्ड डाल देंगे। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था, कोई रिकॉर्डिंग सर प्लीज उस दिन ही मिल जाए। अवश्य जाइए आप, हैप्पी जर्नी।
मगर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूं। आप मुझे बहुत साधारण आदमी हूं, मैं डिजिटल में मैं ज्यादा डिजिटल में ऑपरेट नहीं कर सकता। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं आपको, क्या नाम गड़बड़ बताया? हो जाती आर्य है मेरे से। लास्ट टाइम का क्लास तो खराब हो गया था, जी। बराबर है ना? आर्य जी। तो क्या जो भी नाम? एक्सपर्ट जो भी रिकॉर्ड कर रहा है, वेरी गुड। आप वो शेयर कर रहे हैं, आपसे हमारा ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप वहां से ले लीजिए। चलिए, क्या नाम बताया? आर्य क्या नाम है? सत्येंद्र आर्या सरिंदर, उनका ठीक पूरा है। नाम है। आप आर्या जी को बोलो, वो क्या नाम है, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें आपको वो मिलते हैं। जी जी। नेक्स्ट, बस जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी, जय महाराष्ट्र बोलना पड़ेगा भैया, मैं मराठी हूँ। चलो, आप जय सबका न्यूरोथेरेपी सर। थैंक यू शुभरात्रि, सर। शुभरात्रि। शिवरात्रि। थैंक यू सर, शिवरात्रि।